से समझौता कर पाना। चुनौती क्या है? उद्धव ठाकरे वापस ना चले जाएं बीजेपी में, ये रोकना, या इन दोनों को अपने साथ ले आएंगे? देखिए, अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कि चंद्रबाबू नायडू को अपने खेमे में लाया जाए, नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाया जाए और नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाकर उनकी शर्तों को माना जाए। चंद्रबाबू नायडू की भी अपनी शर्तें होंगी और देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बना ली है और वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी होंगे, तो किन शर्तों के साथ एनडीए छोड़कर वो आते हैं वो देखने वाली बात होगी। देखिए, इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जयराम रमेश जो महासचिव हैं कम्युनिकेशन के, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो है पवन खेड़ा भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी का भी इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है। हम आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है, हम इंतजार करते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने का, लेकिन उससे पहले कोटा से एक बड़ी अपडेट आ रही है। ओम बिरला जो मौजूदा लोकसभा के अध्यक्ष थे, वो चुनाव जीत चुके हैं। कोटा से ओम बिरला लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन मनोज सर, राहुल गांधी की प्राथमिकता इस वक्त क्या होगी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे? तो क्या उनके सामने प्राथमिकता, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि ये हो सकता है कि जो शिवसेना से उद्धव ठाकरे हैं वही कहीं वापस एनडीए में ना चले जाए। देखिए, ऐसा है कि अभी सबसे पहले तो जो बीजेपी, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, तो प्रेसिडेंट बीजेपी को ही इनवाइट करेंगे जी। तो ऐसा होता है कि जिस पार्टी को इनवाइट करते हैं, जिसकी सरकार बनती है, तो हर कोई उसी की तरफ आने की कोशिश करता है। तो मेरे को ये बड़ा डाउटफुल लगता है कि टीडीपी ऐसे टाइम पे बीजेपी और एनडीए को छोड़ के इंडिया अलायंस की तरफ जाएगी, जबकि इंडिया अलायंस के तो सरकार बनाने के चांसेस बहुत कम है। आप देखिएगा कि गैप देखिए एनडीए और इंडी के बीच में काफी ज्यादा है। उसी तरीके से नीतीश कुमार छोड़ के जाएंगे, मुझे उसमें भी डाउट है। अगर दोनों छोड़ के भी चले जाएं तो भी अभी की जो टैली है वो देखते हुए एनडीए अलायंस के पास 270 का नंबर होगा और अदर्स 19 है। तो ऐसे में अदर्स का आना एनडीए में ऐसे कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक, तो मुझे लगता है कि अभी जो पार्टीज का ये पाला बदलना, ये मेरे को लगता है कि अभी ये थोड़े टाइम के लिए तो ये नहीं होगा और किस तरीके से आगे एनडीए चलेगी ये सारा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, धनंजय गिरी भी हमारे साथ लगातार बने। धनंजय जी, हमने उत्तर से लेकर के दक्षिण तक चर्चा की, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से मामला पलट गया? देखिए, अभी नतीजे, रुझान जो चल रहे हैं, नतीजे धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे नतीजे सारे आ जाएंगे तब इस पर चर्चा करेंगे, गहन मंथन होगा कि ऐसा क्या हुआ कि जो हमारी अपेक्षाकृत सीटें कम आई हैं। लेकिन अगर आप उस ओवरऑल देखें जो मैं आप ही के स्क्रीन पे देख रहा हूं, तो एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार ही आगे दिख भी रही है। तो लगातार 10 साल से कोई सरकार काम कर रही है और जिसके खिलाफ इतने झूठ और इतने नैरेटिव फैलाए गए गलत, बावजूद उसके जनता का आशीर्वाद और प्यार हमें मिल रहा है, ये बड़ी बात है। और जनता के विश्वासों पर, उम्मीदों पर हम खरे उतरने का प्रयास करेंगे और एक मजबूत सरकार बनाएंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर गिरी, रामपुर से आपके लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्या अपडेट है रामपुर से? अंजीत, जरा बताइए एक बार दर्शकों को। देखिए, रामपुर से जो बड़ी और अहम खबर यह है कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार मोहिबुल्लाह नदवी चुनाव जीत गए हैं। 88,000 वोट से जीते हैं मोहिबुल्लाह नदवी। यहाँ बड़ा विवाद हुआ था, अनुराग, कहा जा रहा था कि वोटिंग नहीं होने दे रहे हैं, बहुत सारा विवाद था। उसके बावजूद भी देखिए, समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव जीत गई है। बिल्कुल, ये आजम खान के लिए भी साख की सीट है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रखा था कि हर कीमत पर रामपुर सीट को जीतना है। और वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद से खबर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी, क्या अपडेट अंजीत? ओवैसी देखिए चुनाव जीत गए हैं। यहां भी कहा जा रहा था कि फाइट बड़ी होगी, लेकिन 3 लाख से ज्यादा वोट से आगे वो चल रहे हैं ओवैसी। और अनुराग, यहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा है, तो शुरुआत से कहा जा रहा था कि शायद जीत का अंतर बड़ा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर अजीज खान साहब, ये यूपी में कैसे आपने कमाल कर दिखाया? बहुत संक्षेप में डॉक्टर अजीज खान साहब। देखिए अनुराग भाई, ये हमने नहीं कोई कमाल दिखाया, ना मेरी पार्टी ने दिखाया। ये कमाल है जनता का। जनता ने जिस तरह इनकी पॉलिसी को, इनकी नफरत की राजनीति को नकारा है, यकीन मानिए, माननीय मोदी जी जहां चुनाव लड़ रहे हैं बनारस में, उसके आसपास की सीटें लगातार इनके सारे प्रत्याशी हार रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, 5-5 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार रहे हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरह मोदी जी की जो गारंटी है वो धराशायी हुई है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अजीज खान साहब, एक बुनियादी बात कही जाती है कि जमहूरियत में सर गिने जाते हैं।
सर तो अभी भी बीजेपी के साथ ही है ना, एनडीए के साथ। बात तो आप देखिए, सवाल सरकार बनाने का नहीं है, हाँ। सवाल नैतिकता का है। यही बीजेपी ने कहा था, माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम 400 पार लाएंगे। आज आप 240 लाने में लाले पड़ रहे हैं। हकीकत ये है कि आपकी नैतिकता कहाँ गई? जनता ने आपके सारे पॉलिसी को नकार दिया। बिल्कुल, आपने बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे, और चलिए ब्रिजली सुमित कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जो बीजेपी का गढ़ था, दरअसल में राज्यवार हम आपको स्थिति बताने की कोशिश करेंगे कि 2019 में किस तरीके की तस्वीर थी और 2000 के जो रुझान या नतीजे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। मनोज सर, आपके पास जो का मतलब क्या है सर? जी सर। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि उत्तर भारत में भी पिछले में जो अभी तक जो नुकसान है, जो ट्रेंड बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटों का नुकसान है, जो कि पिछली बारी के मुकाबले 25% कम सीटें हैं जी। तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद जो नुकसान है वो मेरे ख्याल वो राजस्थान में है जी। तो ये दोनों स्टेट ऐसे हैं जहां की रीजनल लीडर्स बहुत स्ट्रांग थे, और राजस्थान में वसुंधरा को जिस तरीके से साइड में किया गया, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हुआ। अगर वसुंधरा रहती तो हो सकता है कि, और उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब की बार 400 पार जी, तो मेरे ख्याल से उसका भी एक बहुत बड़ा नुकसान करना पड़ा। आप देखिए कि वहां 2019 में 64 थी, जो कि अब 38 सीट्स हैं। तो इतना बड़ा नुकसान तो 26 सीटों का नुकसान है, जो बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर उत्तर भारत में देखें तो उत्तर भारत में आधा नुकसान तो उनका यूपी से ही है, और वो भी ऐसे स्टेट थे जहां की स्टेट गवर्नमेंट का काम काफी अच्छा है, जिसको सब ये डबल इंजन की सरकार कहते थे, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यूपी में था। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ अच्छा था, तो कोई रीजन नहीं था कि वहाँ बीजेपी अगर ढंग से कॉन्टेस्ट करती इलेक्शन तो बीजेपी वहाँ इलेक्शन हारती। तो मेरे ख्याल से तो अभी मंथन करने की आवश्यकता यही है बीजेपी को कि वहाँ बीजेपी को जो नुकसान हुआ है वो सर वो आप क्यों कह रहे हुआ हैं कि 208 सीटों में से 155 सीटों पर बीजेपी इस बार जीत रही है, यानी 53 सीटों का लगभग नुकसान है। 53 सीटों का मतलब लगभग 25% है। हाँ जी, हर चौथा कैंडिडेट हार गया है। हाँ, इसका मतलब ये है कि हर चौथा कैंडिडेट वहाँ हार गया, और ये 53 सीटों की भरपाई जी, अगर हम देश के बाकी हिस्से देखें तो किसी देश के हिस्से में इतनी बड़ी लीड बीजेपी की नहीं है कि इन 53 सीटों की जो भरपाई है वो हो। बिल्कुल सर, मैं दक्षिण को भी आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले अंजीत, एक बड़ी खबर शायद बिहार से आ रही है, पप्पू यादव से जुड़ी, क्या अपडेट है? जी, बहुत ये बड़ी खबर है, क्योंकि पप्पू यादव लगातार जमीन पर संघर्ष कर रहे थे और पूर्णिया से वो चुनाव जीत गए हैं। ये जा रहा था कि लालू यादव ने उनके साथ खेल कर दिया था आखिरी वक्त में, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भावुक है। उन्होंने ये कहा था कि अगर नई टिकट मिलेगा तो वो निर्दलीय लड़ेंगे, और निर्दलीय लड़े वो चुनाव, वो जीते, क्योंकि आरजेडी के बाद बिल्कुल भावुक होगा। और इस तरह की तस्वीर अनुराग उनको देखते रहे हम लोग, उससे पहले भी जब उनका टिकट कटा था, टिकट नहीं मिला था, तो तब भी वो चाहते थे, नहीं मिला टिकट, उस वक्त भी भावुक हो गए थे, और तमाम जो बयान आए थे उनमें भावुकता नजर आई थी। अब तो ज्यादा भावुक है बल्कि। मनोज सर, पप्पू यादव के आंसू वाकई सिर्फ सिंबॉलिक जीत नहीं, एक बड़ी जीत है, क्योंकि चुनौती सिर्फ बाहरी प्रतिद्वंदियों से नहीं, अपने संगठन में भी थी, पार्टी भी साथ नहीं थी। हाँ, देखिए, हमने जब अपना पटना में कॉन्क्लेव किया था तो पप्पू यादव वहाँ थे, तो मैंने देखा कि वहाँ इनकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है, और इनका जो क्लैरिटी ऑफ थॉट भी था। तो ये देख के मेरे को काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमारे क्योंकि जो इनकी एक इमेज है वो एक ऐसी इमेज है कि बहुत ही क्रूड आदमी, और जो क्रिमिनल टाइप वाली जो बाहुबली शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके की एक इमेज इनकी थी। तो हो सकता है कि उनके काम वैसे हों, लेकिन वो सब देखते हुए इनको जो पॉलिटिकल जो इनकी समझ है, सोच है, वो बहुत अच्छी है, और ये उन्होंने एक बारी प्रूव भी कर दिया। बिल्कुल, तो पप्पू यादव ने खुद को एक बार साबित किया है। उन्होंने कहा था कि मेरा जीना पूर्णिया में, मेरा मरना पूर्णिया में, मतलब मैं पूर्णिया किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, हर कीमत पर चुनाव लड़ूंगा। और अब जो नतीजे उनके पक्ष में आए उन्होंने साबित किया है। और ये बिहार की टैली इस वक्त क्या आपको दिखा रहे हैं, कुल 40 सीटें हैं, पिछली बार 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिली थी, लेकिन रंजीत इस बार तस्वीर बदल चुकी है। इस बार बदल चुकी है, इस बार गठबंधन को 31 और आप देखिए आरजेडी प्लस को 9 सीटें। और एक बड़ी जो खबर आ रही है वो भी बताते हैं, ये खबर मुंबई से है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से वर्षा गायकवाड़ जीत गई हैं, उज्जवल निकम चुनाव हार गए हैं। कहा यह जा रहा था कि यहां कड़ा मुकाबला, लेकिन इस कड़े मुकाबले में उज्जवल निकम को फिलहाल हार का सामना करना पड़ा। देश के जाने माने वकील,
जब चुनावी मैदान में उतरे तो तमाम तरीके की चर्चा, तमाम तरीके की अटकलें हो रही थी, लेकिन यहां पर एक बड़ा झटका जरूर लगा है उज्जवल निगम को। राजनीति में पहली बार उतरे थे, लेकिन पहली बार ही उनको शिकस्त हाथ लगी है। इस बीच हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी साहब हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ उत्कर्ष पटना से हमारे साथ हैं और मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से हमारे साथ बने हुए हैं। जी बिल्कुल उत्कर्ष, पहला सवाल आपसे, बिहार का समीकरण तो बदल गया, कहा यह जा रहा है कि फोन भी जाने शुरू हो गए हैं, उधर शरद पवार भी कहा जा रहा है कि फोन कर रहे हैं, इधर से भी फोन जा रहा है, कोई जानकारी मिल पाई कि फोन किसका किसका है नीतीश कुमार के पास? और नीतीश कुमार उठा भी रहे हैं क्या फोन अभी? बिल्कुल, देखिए बिहार का समीकरण कमोबेश उत्तर प्रदेश की तरह ही इस बार भी नजर आ रहा है। देखिए करीब 10 सीटें जो है इस बार एनडीए गठबंधन खो रही है। बिहार से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इकलौते पप्पू यादव जो है वो चुनाव जीते हैं। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार को कई फोन जो है अब तक आए हैं। देखिए अगर हमारी सूत्रों की माने तो सबसे पहला फोन जो है वो शरद पवार का उन्हें आया है। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता भी लगातार नीतीश कुमार को फोन कर रहे हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार को अपने पाले में किया जाए, क्योंकि किंग मेकर के तौर पर नीतीश कुमार नजर आ सकते हैं। ये वही जून महीना है जिसमें 23 तारीख को पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक पटना में हुई थी और नीतीश कुमार इसके सूत्रधार रहे थे। और एक साल बाद यही जून महीना है जो कह सकते हैं नीतीश कुमार को फिर से बुलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जद्दोजहद जो है वो की जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार किस तरफ जाएंगे इसका अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। लेकिन देखिए कई सीटें जो है इस बार कह सकते हैं बिहार में परेशानी का सबक एनडीए के लिए हो गई है। केंद्रीय मंत्री की सीट चली गई, आरके सिंह हार गए। इसके अलावा कह सकते हैं कि कांग्रेस पिछले बार एक सीट पर 30 बार 3 सीटों पर नजर आ रही है। पप्पू यादव भी चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के समर्थन की बात कहे थे, तो 4 सीटें अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास आ गई। इसके अलावा आरजेडी के पास 4 सीटें हैं। सुधाकर सिंह भी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव हारते हुए नजर आ रहे हैं। कई सीटें फंस गई इस बार, तो कहीं ना कहीं इस बार चिंता का विषय जरूर एनडीए गठबंधन में है और नीतीश कुमार कल तक बड़ा फैसला जो है वो बिहार के संबंध में जरूर ले सकते हैं। ठीक है, बिहार से किशनगंज से सीमांचल के इलाके से एक बड़ी अपडेट आ रही है संभवतः। अंजीत, क्या बड़ी खबर है किशनगंज को लेकर, जरा वो बताइए। देखिए किशनगंज सीट से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आजाद 55,000 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। किशनगंज सीट से कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर फिलहाल है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पंखुड़ी पाठक जुड़ चुकी हैं। पंखुड़ी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। पंखुड़ी, इस वक्त की जो टैली है उसमें भी ये तो तय है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बना रही है। कांग्रेस पार्टी इसको कैसे एनालाइज कर रही है? क्या ये बड़ी उपलब्धि है कि हम लगभग दुगने पर पहुंच चुके हैं इंडिविजुअली? क्या ये बड़ी उपलब्धि है कि हमने नॉर्थ में बीजेपी के जो रफ्तार थी उसको रोक दिया है? देखिए अभी भी रिजल्ट जो है काउंटिंग उसकी चल रही है और लगातार नतीजे जो आ रहे हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। हमारा ये मानना है कि अभी जो नतीजे हैं उसमें और बदलाव देखने को मिलेगा और इंडिया गठबंधन के जो नंबर हैं, जो आंकड़े हैं वो और बढ़ेंगे। साथ ही में एक और चीज जो देखने को मिल रही है वो ये है कि पिछले कुछ घंटों में जो काउंटिंग है उसकी जो गति है वो धीमी करी गई है। इसको लेकर हमारा डेलीगेशन भी इलेक्शन कमीशन में गया है, क्योंकि कई जगह से हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उत्तर प्रदेश से कई जगह हमें मिला है ये इनपुट मिला है कि कहीं ना कहीं जहां पे कम मार्जिन है वहां पे दबाव प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी को आगे कर दिया जाए। तो उन तमाम बातों को लेकर भी हम लोग इलेक्शन कमीशन के सामने उन बातों को रख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो आज की है वो ये है कि जहां पर कल तक 400 पार की बात भाजपा कर रही थी और वो भी मोदी जी के चेहरे पे बात कर रही थी, ये कह रहे थे कि मोदी जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि उनके चेहरे पर हमें 400 पार मिलेगा, आज वहां पर उन्हें बहुमत तक नहीं मिल पा रही है। तो जनता ने अहंकार को हटाने का काम किया है, इनके अहंकार को खत्म करने के लिए वोट दिया है और अपने मुद्दों पे वोट दिया है। और इंडिया गठबंधन को लेकर मुझे लगता है जनता में भारी उत्साह हमें इस चुनाव में देखने को मिला। बिल्कुल बने रहिए पंखुड़ी, हम लौटेंगे आपके पास आगे भी बात कर। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे और इस बार उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का चुनाव था इसलिए सीटों को लेकर के बात उनसे की गई थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही बने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते आपको। कड़ी मेहनत करने के बाद इतना बड़ा मार्जिन मिला है
और आदरणीय प्रधानमंत्री, और ये ऐसे देखा जाए तो ठाणे लोकसभा ये शिवसेना का गढ़ है, आनंद दिघे साहब का गढ़ है और बाला साहब ठाकरे जी का एक प्रभाव वाला ये ठाणे लोकसभा है। तो इसलिए जीत तो पक्की थी और लोगों ने भी आशीर्वाद दिया और इसलिए ये नरेंद्र मस्के हमारे कार्यकर्ता जीत गए हैं। अभी वो जो विश्वास है, विश्वास के पात्र वो रहेंगे, लोकसभा चुनाव क्षेत्र का विकास करेंगे और ठाणे लोकसभा में जो भी काम है वो निश्चित रूप से वो करेंगे। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, आप काफी देर से सुन रहे हैं तमाम लोगों को। पंखुड़ी कह रही है कि देखिए हमने 400 पार के नारे को सफल नहीं होने दिया, 297 पर हम ले आए। क्या कांग्रेस पार्टी में मंथन यही चल रहा है कि हमारी यही उपलब्धि है? देखिए बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है और कांग्रेस पार्टी इस उपलब्धि को मान रही है। लेकिन इस वक्त अंदाज मैं आपको वो नजारा दिखाऊंगा। उस रूम में मैं मौजूद हूं जहां पे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। महज देखिए खचाखच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रूम जो है वो भरा हुआ है। तमाम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे पहुंचेंगे। सुबह 5 बजे से लगातार हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर से दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले कांग्रेस के टॉप लीडरशिप की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी जैसे तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद थे। आगे की रणनीति किस रूप में किस तरीके से बनाई जाए उसको लेकर चर्चा की गई। कल इंडिया अलायंस की बैठक भी बुलाई गई है और इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेताओं को फोन करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल की बैठक को लेकर निमंत्रण भेज दिया है। और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जब आएंगे तो सबकी नजर इस बात को लेकर ही होगी कि वो किन किन मुद्दों पे बात करते हैं और क्योंकि जिस तरीके से नैरेटिव चाहे संविधान की बात हो, बेरोजगारी की बात हो। लेकिन मोहित बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकें तमाम मुद्दों पर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती क्या है? शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट को अपने साथ बनाए रखना या नीतीश कुमार और माफ कीजिएगा जो टीडीपी है उससे किसी तरीके से समझौता कर पाना? चुनौती क्या है? उद्धव ठाकरे वापस ना चले जाएं बीजेपी में, ये रोकना या इन दोनों को अपने साथ ले आएंगे? देखिए अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कि चंद्रबाबू नायडू को अपने खेमे में लाया जाए, नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाया जाए और नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाकर उनकी शर्तों को माना जाए। चंद्रबाबू नायडू की भी अपनी शर्तें होंगी और देखिए चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बना ली है और वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी होंगे। तो किन शर्तों के साथ एनडीए छोड़कर वो आते हैं वो देखने वाली बात होगी। देखिए इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जयराम रमेश जो महासचिव हैं कम्युनिकेशन के, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो है पवन खेड़ा भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी का भी इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है। हम आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है, हम इंतजार करते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने का। उससे पहले कोटा से एक बड़ी अपडेट आ रही है। ओम बिरला जो मौजूदा लोकसभा के अध्यक्ष थे वो चुनाव जीत चुके हैं। कोटा से ओम बिरला लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन मनोज सर, राहुल गांधी की प्राथमिकता इस वक्त क्या होगी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे? तो क्या उनके सामने प्राथमिकता, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि ये हो सकता है कि जो शिवसेना से उद्धव ठाकरे हैं वही कहीं वापस एनडीए में ना चले जाए। देखिए ऐसा है कि अभी सबसे पहले तो जो बीजेपी, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट पार्टी है तो प्रेसिडेंट बीजेपी को ही इनवाइट करेंगे जी। तो ऐसा होता है कि जिस पार्टी को इनवाइट करते हैं, जिसकी सरकार बनती है, तो हर कोई उसी की तरफ आने की कोशिश करता है। तो मेरे को ये बड़ा डाउटफुल लगता है कि टीडीपी ऐसे टाइम पे बीजेपी और एनडीए को छोड़ के इंडिया अलायंस की तरफ जाएगी, जबकि इंडिया अलायंस के तो सरकार बनाने के चांसेस बहुत कम है। आप देखिएगा कि गैप देखिए। अब्बा जी की कृपा से सर ढकने के लिए छत है बहन जी, अब और क्या ही मांगे? उसी छत की मरम्मत दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे। वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। सर, खड़गे साहब भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है
और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए जयराम जी राहुल जी, खड़गे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चढ़ाव आए। अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है। 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी, एक हम विपक्ष में रहें, पार्टी मजबूत करें, या सरकार के साथ जाएं। आप सरकार के 2009 साथ में 2009 में हाँ नहीं, 2009 में तो क्या बात नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। ऐसी कोई राय नहीं थी, ये आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब मैं पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं, दो चीज है। ये जो मैंडेट मिला है, आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? नहीं, देखिए, हम एक कोलिशन के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरीलाल शर्मा नहीं, देखिए, ये बीजेपी ने कहा था। नहीं, देखिए, बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया, तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी, मैं मोहित हूं न्यूज नेशन से। सर कहते हैं, आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूं। देखिए, यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर
कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी आखिरी सवाल और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, तो यहां पीछे छुपी हुई है। राहुल जी शुक्रिया, साथियों शुक्रिया, हो गया सर। राहुल जी लेट्स गो। उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी, और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। यह जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड।
the country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट, खरगे 4-5 सवाल लेंगे। संजीव, हाँ जी, एक मिनट, एक एक करके चिल्लाइएगा मत प्लीज, चिल्लाइएगा मत। हाँ संजीव। Rahul ji, although the NDA has emerged as, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? As we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. सर, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। सर, खरगे साहब भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी
किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए जयराम जी राहुल जी, खरगे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चढ़ाव आए। अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है। 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी, एक हम विपक्ष में रहें, पार्टी मजबूत करें, या सरकार के साथ जाएं। आप सरकार के 2009 में 2009 में हाँ नहीं, 2009 में तो क्या बात नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। ऐसी कोई राय नहीं थी, आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब मैं पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं, दो चीज है। ये जो मैंडेट मिला है, आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? नहीं, देखिए, हम एक कोलिशन के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरीलाल शर्मा नहीं, देखिए, ये बीजेपी ने कहा था। नहीं, देखिए, बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया। तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी, मैं मोहित हूं न्यूज नेशन से। सर कहते हैं, आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूं। देखिए, यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आखिरी सवाल, और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, यूपी के बारे में बोल देता हूं। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, तो यहां पीछे छुपी हुई है। राहुल जी, शुक्रिया।
साथियों शुक्रिया, हो गया। सर राहुल जी लेट्स गो। उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। यह जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud of the people who have resisted this onslaught
ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट, खरगे 4-5 सवाल लेंगे। संजीव, हाँ जी, एक मिनट, एक एक करके चिल्लाइएगा मत प्लीज, चिल्लाइएगा मत। हाँ संजीव। Rahul ji, although the NDA has emerged as, they are getting the majority, but some of its